हेलो बच्चों, देखो आज अपन 10th क्लास के लिए चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। और बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ये 3 अंक का चैप्टर आपके, तो 3 अंक का है, बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर अपना एक एक अंक काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या है कि ये जो चैप्टर है 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग तो इसका वो है जिसके अंदर अपन केवल रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, और इसका दूसरा भाग है जिसके अंदर अपन उत्प्रेरक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को अपन कितने वीडियो में पढ़ेंगे तो उसके लिए ये प्लान है अपना। तो देखो जो आज का ये वीडियो है इसके अंदर अपन पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसको जानने के लिए सबसे पहले अपन भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को जानेंगे और उसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया जान पाएंगे। ठीक है, तो अपना पहला वीडियो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पर रहेगा। उसके बाद में दूसरा जो वीडियो आएगा वो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण पर रहेगा। क्या होता है कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, और इस रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण की सहायता से दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद में तीसरा जो आपका वीडियो रहेगा उसके अंदर अपन रासायनिक समीकरण लिखने के चरण या नियम पढ़ेंगे, और चौथे वीडियो के अंदर अपन रासायनिक समीकरण की विशेषताएं और रासायनिक समीकरण की जो सीमाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अलग अलग प्रकार के है रासायनिक अभिक्रियाओं के, जैसे क्रियाकारकों के आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाने के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 4 प्रकार की होती है: संयुग्मन या संयोजन अभिक्रिया, अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अपना 5वां वीडियो जो है वो इन दोनों अभिक्रियाओं पर रहेगा, संयुग्मन और अपघटनीय अभिक्रिया पर, और छठा वीडियो अपना विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया पर रहेगा। तो ये जो 4 प्रकार बताए मैंने, क्रियाकारकों के आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाने के आधार पर बनाए, वेग के आधार पर तीव्र और मंद 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, अभिक्रिया की जो दिशा है उसके आधार पर 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। और इसके अलावा अभिक्रियाओं का एक प्रकार और होता है जिसे अपन बोलते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो इस ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं की परिभाषाएं भी अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है ना, तो जिसे देखो यहाँ पर देखो अब कि तीव्र और मंद अभिक्रिया पर अपना अलग वीडियो रह जाएगा 7वां वीडियो, और उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया पर अलग वीडियो रह जाएगा 8वां वीडियो। अभी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया है ना, तो 5 प्रकार से इसकी परिभाषाएं दी जाती है। तो इसमें 4 प्रकार की परिभाषाएं तो अपन 90 वीडियो में देख लेंगे। तो इसमें देखो ऑक्सीजन के संयोग और वियोग के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे, हाइड्रोजन के संयोग और वियोग के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे, ऋण विद्युतीय तत्व के संयोग और वियोग के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे, धन विद्युतीय तत्व के संयोग और वियोग के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, और एक अभिक्रिया साथ में और लेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो एक वीडियो तो अपना इस पे रह जाएगा और एक अकेला इस पे रह जाएगा। तो इसके बाद में देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो 5वें चैप्टर में भी कुछ हद तक अपन ने उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ा है, तो इसमें भी अपन दोबारा देखेंगे उसको। इसके बाद में यहां से आपका चैप्टर का दूसरा पार्ट स्टार्ट होता उत्प्रेरक। तो देखो उत्प्रेरक में आपको क्या पढ़ना है, एक तो उत्प्रेरक पढ़ना है, उत्प्रेरक के प्रकार पढ़ने हैं, उत्प्रेरक के गुण पढ़ने हैं। ठीक है, और इसके अलावा उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। तो उत्प्रेरक कुछ इस तरीके के पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति से कोई अभिक्रिया है तो उसका वेग कम या ज्यादा हो जाता है। तो देखो अपना जो 12वां वीडियो रहेगा उसमें अपन क्या करेंगे, उत्प्रेरक और उत्प्रेरक के प्रकार। तो 2 प्रकार है, 2 प्रकार से बांटते हैं उत्प्रेरक को अपन, एक तो भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार और दूसरा क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। तो 12वें वीडियो के अंदर अपन उत्प्रेरक और साथ में उसका एक आधार पर प्रकार पढ़ेंगे। फिर 13वें वीडियो के अंदर अपन क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार पढ़ लेंगे और फिर उत्प्रेरक के गुण। और जो 14वां वीडियो है इसमें उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष के बारे में पढ़ेंगे। तो जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं ना, ऐसे पदार्थ तो उत्प्रेरक वर्धक होते हैं, और जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं वो उत्प्रेरक विष होते हैं। तो बाकी तो अपन जब डिटेल में पढ़ेंगे तभी जानेंगे पूरी बातें। तो आप पहले एक काम कर लेना, वीडियो को पॉज करके इन बातों को आप नोट कर लेना, ताकि अपने को ये पता रहे
कि कौन सा वीडियो है और उस कौन से वीडियो के अंदर अपन कौन कौन सी बात को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट करो। फिर आज का अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है भाई, मैं मिटाऊं इस बात को है ना। तो हम आज के वीडियो में केवल भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को पढ़ने के लिए पहले अपन एक बात जान लें कि परिवर्तन होगा किसी पदार्थ के अंदर। तो वास्तव में जो परिवर्तन होता है वो पदार्थ के गुणों में परिवर्तन होने के कारण होता है। तो पहले अपन क्या कर लेते हैं कि पदार्थ के जो गुण है उसके बारे में छोटी सी जानकारी ले लेते हैं, और उसके बाद में ये जो परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, उसके बारे में देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं भाई। शुरू करें तो देखो भाई, पहले अपन पदार्थ के जो गुण हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कोई भी पदार्थ हो उसके अंदर पाए जाने वाले जो गुण हैं वो दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो अपन एक बात यहां पर लिख लें कि पदार्थों में दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। कितने प्रकार के गुण होते हैं पदार्थों के अंदर? दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो देखो, पदार्थ में जो दो प्रकार के गुण हैं तो उनमें से एक गुण को तो अपन बोलते हैं भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और जो दूसरे प्रकार के गुण होते हैं उससे अपन बोलते हैं रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। तो देखो, भौतिक गुण तो क्या होते हैं और रासायनिक गुण क्या होते हैं? तो भौतिक गुण पदार्थ के ऐसे गुण होते हैं जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रिय हमारे शरीर में 5 है, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। तो पदार्थ के ऐसे गुण जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं वो तो पदार्थ के भौतिक गुण कहलाते हैं। और पदार्थ के ऐसे गुण जिन्हें ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस नहीं कर सकते, जिन्हें ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस नहीं कर सकते लेकिन प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित कर सकते हैं, ऐसे गुण कहलाएंगे रासायनिक गुण। तो पहले परिभाषा में आपको लिखवा देता हूं, उसके बाद में दोनों के उदाहरण देकर के मैं समझाता हूं आपको। तो देखो, भौतिक गुण के लिए अपन ने क्या बोला कि पदार्थ के ऐसे गुण जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। भौतिक गुण कहलाते हैं, भौतिक गुण कहलाते हैं। ठीक है, और उधर से अब रासायनिक गुण किसे बोलोगे? पदार्थ के
ऐसे गुण जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रयोगों द्वारा प्रमाणित कर सकते हैं। रासायनिक गुण कहलाते हैं, रासायनिक गुण कहलाते हैं। अब उदाहरण के द्वारा समझते हैं दोनों गुणों को। तो देखो भाई, हमारे शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों में आंख आती है, नाक, कान, त्वचा और जीभ। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे शरीर के अंदर है। तो देखो, इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो पदार्थ का गुण आपको महसूस हो जाए वो ही गुण भौतिक गुण है। जैसे आंख के द्वारा आप पदार्थ का रंग देख सकते हैं, पदार्थ का आकार देख सकते हैं और पदार्थ की अवस्था ठोस है या द्रव है या गैस है ये देख सकते हैं। तो ये तीनों भौतिक गुण हैं। नाक के द्वारा आप पदार्थ की गंध महसूस कर सकते हैं, तो ये पदार्थ का भौतिक गुण है। कान के द्वारा पदार्थ की जो ध्वनि आती है उसको आप महसूस कर सकते हैं, तो ये भी पदार्थ का भौतिक गुण है। त्वचा के द्वारा आप पदार्थ का स्पर्श महसूस कर सकते हैं, तो वो भी पदार्थ का भौतिक गुण है। और जीभ के द्वारा आप पदार्थ का स्वाद महसूस कर सकते हैं, तो वो भी कौन सा गुण है? भौतिक गुण है। तो भौतिक गुण क्या हुआ कि जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर लें पदार्थ का, ऐसा गुण कौन सा गुण कहलाएगा? भौतिक गुण कहलाएगा। ठीक है। अब रासायनिक गुणों की बात करते हैं। तो रासायनिक गुण वो गुण है जिन्हें हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रयोगों के द्वारा उन गुणों को अपन क्या कर सकते हैं? प्रमाणित कर सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको। रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन या अणुसूत्र की बात करता हूं मैं। हमें पता है कि जल का अणुसूत्र H2O होता है, तो हम ज्ञानेंद्रियों की सहायता से थोड़ी ना देख करके बता पा रहे हैं भाई जल के अंदर हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। नहीं, हम आंखों के द्वारा ये चीज महसूस नहीं कर पा रहे हैं, नहीं इन ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक चीज के द्वारा महसूस कर पा रहे हैं। तो ये बात हमारे सामने जो आई है ना, वो प्रयोगों के द्वारा आई है। किसके द्वारा आई है? प्रयोगों के द्वारा आई है। प्रयोगों के द्वारा ये बात प्रमाणित हुई है भाई जल का 1 अणु है, उसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो हमें ज्ञानेंद्रियों की सहायता से तो इस जल का अणुसूत्र पता नहीं है, लेकिन प्रयोगों के द्वारा ये चीज प्रमाणित करके हमने पता किया है भाई जल का अणुसूत्र H2O होता है। जल के अंदर हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। दूसरा उदाहरण देता हूं मैं, रासायनिक बंध। रासायनिक बंध, तो हमें प्रयोगों के द्वारा ये बात पता चली है कि ऑक्सीजन है, इसके दोनों तरफ हाइड्रोजन परमाणु एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं इस तरीके से। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा तो हमें महसूस नहीं होता है भाई यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बंध है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बंध है, लेकिन ये बात भी हमें किसकी सहायता से पता चली है? प्रयोगों के द्वारा पता चली है। ठीक है।
तो हमें भौतिक और रासायनिक गुण तो समझ में आ गए भाई। भौतिक गुण तो क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं। हमने क्या कहा भाई, पदार्थ के ऐसे गुण जिन्हें ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है वो तो भौतिक गुण कहलाते हैं, जैसे रंग, आकार, अवस्था, गंध, ध्वनि, स्पर्श, स्वाद, ये सब पदार्थ के भौतिक गुण हैं। और पदार्थ के ऐसे गुण जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस नहीं कर सकते हैं लेकिन प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित कर सकते हैं, वो रासायनिक गुण कहलाते हैं। तो इसमें जैसे रासायनिक संगठन या अणुसूत्र एक प्रकार का रासायनिक गुण है और रासायनिक बंध भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक गुण है। ठीक है, तो पहले इन गुणों को आप वीडियो को पॉज करके नोट करो जैसे कि जैसे। ठीक है भाई, नोट किया। अब देखो आगे बात क्या है कि पदार्थ में दो प्रकार के गुण हैं। तो जब भी कोई पदार्थ अपने भौतिक या रासायनिक गुणों को बदलता है तो वो क्रिया कहलाती है परिवर्तन। क्योंकि पदार्थ में दो प्रकार के गुण हैं इसलिए परिवर्तन भी पदार्थ में दो प्रकार के ही हो सकते हैं, एक तो भौतिक परिवर्तन और दूसरे रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि गुण ही दो प्रकार के हैं पदार्थ में, तो परिवर्तन भी पदार्थ में कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या बोलेंगे कि जब कोई पदार्थ अपने भौतिक या रासायनिक गुणों को बदलता है तो यह क्रिया परिवर्तन कहलाती है। तो जैसे गुण दो प्रकार के हैं तो परिवर्तन भी पदार्थ में कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे। तो पदार्थों में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। तो वही बात है, एक तो भौतिक परिवर्तन होगा और दूसरा रासायनिक परिवर्तन होगा। तो यहां तो मैं ले लेता हूं भौतिक परिवर्तन और यहां पर मैं ले लेता हूं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब देखो भाई भौतिक परिवर्तन तो आप किससे बोलोगे, तो पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ के कौन से गुण बदल जाए, भौतिक गुण बदले, तो वो तो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। और पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाए वो कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। एक बात याद रखना यहां पर कि जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो रासायनिक गुणों के साथ साथ पदार्थ के भौतिक गुण भी बदलते हैं। रासायनिक गुणों के साथ साथ पदार्थ के कौन से गुण बदलते हैं, भौतिक गुण बदलते हैं। लेकिन जब भौतिक परिवर्तन होगा तो केवल परिवर्तन भौतिक गुणों में होगा, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं एक, ये बर्फ है आपके पास में, क्या है, बर्फ। ठीक है,
अब इस बर्फ को हम गर्म करके जल में बदल लेते हैं। किस में बदल लेते हैं? जल में। और जल को और गर्म करके हम इसको जल वाष्प में बदल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हुआ, और पदार्थ की अवस्था एक प्रकार का भौतिक गुण है। कौन सा गुण है? भौतिक गुण। तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हुआ, यहाँ पर भौतिक गुण में परिवर्तन हुआ, लेकिन रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बर्फ का भी अणुसूत्र H2O होता है, जल का भी अणुसूत्र H2O होता है, और जल वाष्प का भी अणुसूत्र क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, तो जब भौतिक परिवर्तन होगा न, तो रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जब रासायनिक परिवर्तन होगा न, तो रासायनिक गुण तो बदलेंगे ही बदलेंगे पदार्थ के, लेकिन उसके साथ साथ भौतिक गुण भी क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक बात और है कि भौतिक परिवर्तन में आपको नया पदार्थ नजर नहीं आएगा, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या हो जाएगा? एक नया पदार्थ आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों की परिभाषा मैं लिखता हूं आपके सामने। तो देखो भाई क्या लिखेंगे? देखो परिभाषाओं में क्या लिखोगे आप? पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, भौतिक गुण बदलते हैं, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता। भौतिक परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब इसमें उदाहरण भी अपन ले सकते हैं। उदाहरण में देखो, जैसे बर्फ का पिघलना, पिघलना, बर्फ के पिघलने में अवस्था का परिवर्तन हुआ और अवस्था एक प्रकार का भौतिक गुण है। ठीक है, कागज का फटना, कागज के फटने पर कागज का आकार बदलता है केवल, और आकार एक प्रकार का भौतिक गुण है, तो भौतिक गुण में परिवर्तन हुआ है, भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, कांच का टूटना, कांच टूटा है तो उसका भी केवल आकार बदलेगा, आकार एक प्रकार का भौतिक गुण है, मतलब भौतिक गुण में परिवर्तन हुआ तो भौतिक परिवर्तन। और देखो, सोने का पिघलना, सोना ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चला गया पिघल करके, तो अवस्था में परिवर्तन हुआ, अवस्था एक प्रकार का भौतिक गुण है, भौतिक गुण में परिवर्तन हुआ तो भौतिक परिवर्तन। और देखो, नौशादर का ऊर्ध्वपातन का गुण, ऊर्ध्वपातन का गुण, तो इस गुण में क्या होता है? देखो कि नौशादर जैसे ठोस अवस्था में है तो ठोस अवस्था से सीधी गैस अवस्था में चली जाती है, और जब आप ठंडा करोगे तो गैस अवस्था से सीधी ठोस अवस्था में आ जाती है। लेकिन नौशादर जब ठोस अवस्था में है तब भी इसका अणुसूत्र NH4Cl होता है, और जब ये गैस अवस्था में है तब भी इसका अणुसूत्र NH4Cl होता है।
तो यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन हुआ है। अवस्था एक प्रकार का भौतिक गुण है, भौतिक गुण में परिवर्तन हुआ इसलिए भौतिक परिवर्तन। रासायनिक गुण है, इसका अणुसूत्र दोनों जगह एक जैसा ही है, रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन अपने समझ में आ गया है कि पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल और केवल पदार्थ के भौतिक गुण बदले लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो वो क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। अब देखो रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा कि पदार्थ के रासायनिक गुण बदलेंगे, और जब रासायनिक गुण बदल जाएंगे तो उसका जो संगठन है या अणुसूत्र है वो भी बदल जाएगा, और ऐसा होने पर क्या होता है? नया पदार्थ बन जाता है। तो इसकी परिभाषा में अपन ये बात भी जोड़ देंगे भाई, इसमें नया पदार्थ बनता है। तो अपन क्या बोलेंगे कि पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन, पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण, और रासायनिक गुण में भी जैसे अपन लिख सकते हैं, जैसे रासायनिक संगठन बदल जाते हैं जिसके फलस्वरूप एक नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं इसके भी। कागज का जलना, आपने मान लीजिए कागज को जला दिया, तो जब आप कागज को जलाओगे ना, तो कागज एक अलग पदार्थ था, लेकिन जब उसको आपने जला दिया तो उससे राख बन गए। राख एक अलग पदार्थ है, कागज का रासायनिक संगठन अलग होता है, उस राख का रासायनिक संगठन अलग होता है, तो वहां पर रासायनिक गुण ही बदल गए, इसलिए कागज का जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे ही और देख लो, कोयले का जलना, भाई जितनी भी जलने वाली क्रियाएं आएगी ना, वो सब रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, और उदाहरण देखें तो देखो, दूध का दही में बदलना, तो दूध अलग पदार्थ है और दही क्या है? अलग पदार्थ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रासायनिक परिवर्तन हो गए, वे पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या हो जाए? पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाए, और रासायनिक गुण जब बदल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक नया पदार्थ ही हमारे सामने आ जाएगा, नया पदार्थ बन जाएगा। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को पहचानने का एकमात्र यही तरीका है ढंग का, कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनेगा और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाएगा। तो वीडियो को पॉज करो, इन दोनों बातों को नोट करो, उसके बाद में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के जो लक्षण है या विशेषताएं हैं वो पढ़ेंगे। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो पहले। ठीक है भाई, नोट किया आपने, मिटाएं इसको भी। तो दोनों की विशेषताएं और देख लेते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं या लक्षण। और इन्हीं विशेषताएं और लक्षण के आधार पर आप क्या करोगे कि जो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन है उसमें अंतर भी निकालोगे।
तो देखो भाई, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के लक्षण या विशेषताएं देखते हैं और इन्हीं के आधार पर अपन क्या करेंगे, इनमें अंतर भी निकालेंगे। तो इधर तो अपन ले लेते हैं भौतिक परिवर्तन के लक्षण या विशेषताएं, और दूसरी तरफ अपन क्या करेंगे, जो रासायनिक परिवर्तन है के लक्षण या विशेषताएं ले लेंगे। ठीक है, तो देखो दोनों में क्या विशेषताएं हैं। तो इसकी पहली विशेषता देखो, भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं। तो यहां पर पहली विशेषता इसकी क्या हो जाएगी कि भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं। केवल पदार्थ के क्या बदलेंगे, भौतिक गुण। अब देखो रासायनिक गुण में क्या होगा कि उसमें पदार्थ के रासायनिक गुण बदलेंगे। तो यहां पर ये लिख देते अपन कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुण बदलते हैं। ठीक है, ये पहली विशेषता हो गई भाई दोनों की ही। अब दूसरी विशेषता देखो, जो भौतिक परिवर्तन होगा उसमें नया पदार्थ नहीं बनेगा कभी भी, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। तो दूसरी विशेषता भौतिक परिवर्तन की क्या होगी कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, नया पदार्थ बनेगा। तो रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ क्या होता है, बनता है। तो दोनों की दूसरी विशेषता भी हो गई। अब तीसरी विशेषता देखो क्या करते हैं, समझना पहले बात को। जो भौतिक परिवर्तन है वो सामान्यतः उत्कर्मणीय होते हैं। कैसे होते हैं, उत्कर्मणीय। और रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः अनुत्कर्मणीय होते हैं। कैसे होते हैं, अनुत्कर्मणीय। तो उत्कर्मणीय और अनुत्कर्मणीय समझते हैं अपन पहले। मान लीजिए आपके पास में बर्फ है, आपने बर्फ को पानी में बदल लिया पिघला करके। ठीक, आपने एक परिवर्तन कर दिया इसमें। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस पानी का तापमान कम करके वापस इसको बर्फ में भी तो बदल सकते हैं ना। तो उत्कर्मणीय परिवर्तन का मतलब ऐसे परिवर्तन जो दोनों दिशाओं में हो सकते हैं।
या ऐसे परिवर्तन जिसमें मूल पदार्थ को वापस आप प्राप्त कर सकते हो। जैसे बर्फ यहाँ पर मूल पदार्थ है, इसको पिघला करके आपने पानी में बदला था, लेकिन इस पानी से अपन मूल पदार्थ बर्फ वापस क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जो दोनों दिशाओं में होते हैं वो उत्कर्मणीय परिवर्तन कहलाते हैं, या फिर ऐसे परिवर्तन जिसमें मूल पदार्थ को वापस प्राप्त किया जा सके वो उत्कर्मणीय परिवर्तन कहलाएंगे। अनुत्कर्मणीय परिवर्तन का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में दूध है और इसको आपने बदल लिया दही में, ठीक है। अब आप चाहें भाई दही को वापस दूध में बदलूं तो वो संभव नहीं है। ये परिवर्तन केवल एक दिशा में हो सकता, दूध से दही तो बन सकता लेकिन दही से वापस दूध नहीं बन सकता है। ये परिवर्तन केवल एक दिशा में होने वाला है, तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, अनुत्कर्मणीय परिवर्तन कहलाते हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि भौतिक परिवर्तन हमेशा उत्कर्मणीय ही हो और रासायनिक परिवर्तन हमेशा अनुत्कर्मणीय ही हो, लेकिन अधिकतर भौतिक परिवर्तन उत्कर्मणीय होते हैं और अधिकतर रासायनिक परिवर्तन अनुत्कर्मणीय होते हैं। तो इसलिए अपन क्या लिखेंगे, देखो भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्कर्मणीय होते हैं, उत्कर्मणीय होते हैं, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः कैसे होते हैं, अनुत्कर्मणीय होते हैं। तो ये दूसरा था इसका, रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः अनुत्कर्मणीय होते हैं, ठीक है भाई। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको और समझाऊं, मान लीजिए मेरे पास में लकड़ी का डस्टर है ये, अब मैंने इसको काट करके दो बराबर भागों में बांट लिया, तो अब मैं उस डस्टर को पहले के जैसे तो बिल्कुल जोड़ तो नहीं सकता हूं, यानी कि परिवर्तन तो वो अनुत्कर्मणीय हो गया। एक बार मैंने डस्टर को काट लिया तो दोबारा वैसे के वैसे मैं उस डस्टर को प्राप्त नहीं कर सकता हूं, लेकिन वो परिवर्तन तो भौतिक ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि मैंने इसको बीच में से काटा तो केवल इसका आकार बदला है, पहले भी लकड़ी का था और बाद में भी लकड़ी है, कोई नया पदार्थ तो नहीं बना ना इसमें। भौतिक परिवर्तन जब तक अपन बोलेंगे जब तक नया पदार्थ नहीं बन जाता, ठीक है ना। ये लकड़ी का है, काटने के बाद में भी लकड़ी का ही रहेगा, लेकिन हो सकता है कि ये उत्कर्मणीय नहीं हो, लेकिन अधिकतर भौतिक परिवर्तन उत्कर्मणीय रहेंगे और अधिकतर रासायनिक परिवर्तन अनुत्कर्मणीय रहेंगे, लेकिन हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। एक लास्ट चीज और ले लेते हैं, भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं, ठीक है। स्थायी और अस्थायी का मतलब ये है, देखो कि जैसे आपने बर्फ को पिघला करके पानी में बदल लिया था, अब पानी को वापस आप बर्फ में भी तो बदल सकते हो, तो बर्फ को पानी में बदलने की क्रिया कोई स्थायी थोड़ी हुई, अस्थायी है वो, तो उससे आप वापस बर्फ बना सकते हो। लेकिन इधर देखो, आपने दूध से दही बना लिया था, तो अब वो स्थायी परिवर्तन हो गया, दही से वापस आप दूध नहीं बना सकते, स्थायी हो गई वो क्रिया। तो भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं और रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं,
स्थायी होते हैं। ठीक है, अब आप चाहें तो उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे भौतिक परिवर्तन के उदाहरणों में मैं लिख सकता हूं कागज का फटना और बर्फ का पिघलना, है ना। और इधर उदाहरण अपन ले ले दूध का दही में बदलना और कागज का जलना, कागज का जलना। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के लक्षण या विशेषताएं हैं, इनको भी आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, किया नोट। अब देखो प्रश्न आ जाए कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखो, तो अंतर आपके यही रहेंगे जैसे कि जैसे बस आपको इस सारणी में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। सारणी में आप क्या परिवर्तन करोगे, आप लिख देंगे कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में निम्न अंतर है, और फिर सारणी में इस तरीके से कॉलम बना लेंगे। इस तरफ तो आप लिख देंगे भौतिक परिवर्तन और इस तरफ आप लिख देंगे रासायनिक परिवर्तन, और ये अंतर बन जाएंगे दोनों में खुद ब खुद ही। भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुण बदलते हैं। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्कर्मणीय होते हैं और रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः अनुत्कर्मणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं और रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं। उदाहरण में इधर कागज का फटना, बर्फ का पिघलना, इधर दूध का दही में बदलना और कागज का जलना। इस तरीके से ये अंतर हो जाएगा। अब देखो जो अपना नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपन रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के लिए मैं आपको बता दूं कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसे ही अपन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, और उस रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए अपन रासायनिक समीकरण काम में लेते हैं। तो दोनों के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।